कॉलेज का सबसे ज्यादा डिमांडेड बॉय अरमान एक इनोसेंट और क्यूट सी लड़की आयशा के साथ एक पेड़ के नीचे बाहों में बाहें डाले हुए बैठा था। धीरे से आयशा ने अपना सिर अरमान के कंधे पर रख दिया। 3 महीने आयशा, लगता है मानो कल ही तुम्हें प्रपोज किया है। तुम जब भी ऐसे अपना सिर मेरे कंधे पर रखती हो बहुत सुकून महसूस होता है, अरमान ने आयशा से कहा। और मुझे भी तुम्हारे कंधे पर सर रखकर सोने में एक अलग ही सुकून मिलता है। आई लव यू अरमान। पेड़ के तने से अपना सिर टिकाकर बैठे अरमान को पेड़ की छांव में बैठे बैठे नींद लग गई। आयशा जो इस वक्त उसकी गोद में सिर रखकर लेटी हुई थी, उसकी नजरें अरमान के गले पर टिक गई। अरमान के गले की नसों को देखकर अचानक उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी। उसके गले की नसों में बहता हुआ गर्म खून उसे ना चाहते हुए भी आकर्षित करने लगा था। अचानक उसे बहुत जोरों की प्यास लगने लगी। उसके होंठ सूखने लगे और उसका गला सूखने लगा। अरमान इस वक्त नींद में था। वो किसी भूखे भेड़िए की तरह अरमान को खा जाना चाहती थी, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था? आयशा धीरे धीरे अरमान के गले के पास पहुंचने लगी। उसके दांत सरसरा रहे थे। अचानक उसके दांत बड़े और नुकीले होने लगे। इससे पहले कि वो अरमान के गले में अपने दांत गड़ा पाती, अचानक अरमान नींद से जाग गया। अरमान के जागते ही आयशा के दांत तुरंत पहले की ही तरह नॉर्मल हो गए, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट और पसीने की बूंद साफ दिख रही थी। क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? सॉरी, मुझे नींद लग गई थी। क्या हुआ? अचानक तुम्हारे चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ गई? अरमान ने आयशा से पूछा। आयशा सचमुच घबरा गई थी, लेकिन शायद अरमान ने उसके बड़े हुए दांतों को नहीं देखा था। उसे इस बात की तसल्ली थी। उसके हालात इस वक्त बिल्कुल ऐसे नहीं थे कि वो अरमान का थोड़ी और देर सामना कर पाती। उसके नर्वसनेस और हेजिटेशन अरमान से भी छुपी नहीं थी। अरमान, मुझे जाना होगा। मुझे अभी के अभी यहां से जाना होगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आयशा ने ऐसा कहा और वो तुरंत जाने के लिए खड़ी हो गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ? अब तक तो सब कुछ ठीक था। क्या मेरे सोने की वजह से तुम इतनी गुस्सा हो गई? अरे सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो। खड़े होकर वहां से जाने की तैयारी कर रही आयशा ने अरमान से कहा। नहीं, ऐसा नहीं है अरमान, मैं बस इतना कहकर आयशा कुछ नहीं बोलती। क्या हुआ आयशा? ये कहकर अरमान ने उसे अपने नजदीक खींचा और उसके सर को सहलाते हुए उसे गले से लगाने को ट्राई किया, पर आयशा अपने विचारों में ही डूबी हुई थी और उसे बहुत पसीना होने लगा। और तभी वो अरमान को धक्का देकर वहां से भाग गई। अरमान इस सब को देखकर बिल्कुल हैरान हो गया। अब तक जो लड़की उसके साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, अचानक उसे क्या हो गया था? उन दोनों को एक दूसरे को डेट करते हुए अब तक 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन अरमान कभी भी आयशा के बिहेवियर को समझ नहीं पाया था। जहां एक तरफ अरमान हैरान था, वहीं आयशा भी बहुत ज्यादा परेशान थी। आज उसके शरीर में जिस तरह के बदलाव हो रहे थे, उसके बारे में सोचकर उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। अरमान आयशा को समझाता भी तो कैसे? आयशा तो खुद भी अब तक अपने आप को लेकर कंफ्यूज थी। वो इंसान से शैतान कैसे बनने लगी थी? जो कुछ भी हुआ वो बात आयशा नींद में भी अपने आप से करने में भी कतराएगी, तो फिर क्या वो किसी और से शेयर कर पाएगी? दरअसल आयशा के जीवन की एक ऐसी खतरनाक सच्चाई थी जिसके बारे में अरमान तो क्या, आयशा खुद भी नहीं जानती थी। हाँ, एक बेहद खतरनाक सच्चाई। आयशा इंसान थी ही नहीं, वो तो कालकेय वंश की एक कन्या थी। हाँ, कालकेय, एक राक्षस कुल। अब से लगभग 20,000 साल पहले की बात है, जब मानवों और दानवों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया था। कई वर्षों तक ये सिलसिला चलता रहा और धरती का आंचल रक्त रंजित होता रहा। मानव समुदाय त्राही त्राही कर उठा। मानव का अस्तित्व लगभग खत्म होने को था।
पूजा पाठ, हवन, सभी शुभ कर्म पूरी तरह से थम गए थे। चारों तरफ बस हाहाकार मचा हुआ था। ऐसा प्रतीत होने लगा था जैसे दानवों के आतंक से पृथ्वी खुद रसातल में पहुंच जाएगी। दानव अत्यंत बलशाली हुआ करते थे और मानवों में इतना सामर्थ्य नहीं था कि वे दानवों का सामना कर पाते। लिहाजा उन्होंने देवताओं को प्रसन्न करना शुरू किया। उनकी पुकार सुनकर देवता असुरों का नाश करने के लिए अपनी सेना लेकर धरती पर आ गए। देवताओं और दानवों के बीच में अत्यंत घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ और काफी लंबे समय तक चलता रहा। लेकिन देवताओं के दिव्यास्त्रों के सामने दानवों ने घुटने टेक दिए और वो भाग खड़े हुए। देवता ढूंढ ढूंढ कर दानवों का विनाश करने लगे और धरती से दानवों का लगभग नामो निशान मिट गया। बहुत से दानव अपनी जान बचाकर पाताल में जा छुपे। काल के उन दानवों में से ऐसे दानव थे जिन्होंने धरती पर ही कंदराओं में छुपकर वेश बदलकर मानव के बीच ही रहने का निर्णय लिया। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और काफी लंबे समय तक वे मानवों को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाने से बचते रहे। वे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपनी शक्ति संचय करने में जुट गए। अपनी तृष्णा को बहुत लंबे समय तक दबाए रखना अब उन्होंने सीख लिया था। वे आज भी रूप बदलकर हम इंसानों के बीच में ही कहीं ना कहीं रह रहे हैं, लेकिन हमें उनकी पहचान अब तक नहीं हो पाई। वे रूप बदलने में तो माहिर थे ही, लेकिन अपनी प्रकृति को वे नहीं बदल पाए। रात होते ही वे इंसानों को अकेला पाकर उनका शिकार करते और उनका खून पीकर अपनी प्यास बुझा लिया करते हैं। आयशा बचपन से ही अपनी बुआ और पापा के साथ रहते आई थी। उसे कभी भी ये नहीं समझ आया कि उसकी माँ कहाँ गई। वो उस वक्त बहुत छोटी थी और अपने पिता से वो बहुत ज्यादा डरा करती थी। इसलिए वे जैसा कहते वो सिर्फ और सिर्फ वैसा ही करती थी। उसकी बुआ उसे जो कुछ कहती वो हमेशा उसी के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया करती। लेकिन अब वो जवान हो चुकी थी। उम्र के इस मोड़ पर वो चाहकर भी अपनी भावनाओं को काबू नहीं रख पाई और एक इंसान को अपना दिल दे बैठी। आज रात होने से पहले ही वो घर वापस तो चली गई थी, लेकिन बहुत ज्यादा बेचैन लग रही थी। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी और अब तक ना तो उसने खाना खाया था और ना ही वो सो पाई थी। उसके कमरे की लाइट्स अब भी जल रही थी। रात के लगभग 11:30 बजने वाले थे। आयशा की हालत को देखकर उसकी बुआ ये तो समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्या हुआ आयशा बेटा, तुम अब तक सोई क्यों नहीं? जब से तुम आज कॉलेज से वापस लौटी हो तब से तुम कुछ ज्यादा ही बेचैन लग रही हो। सब ठीक तो है ना? आयशा के सिर पर हाथ फेरते हुए उसकी बुआ ने पूछा। अपनी बुआ को कमरे में और अपने पास पाकर वो हमेशा से गुमसुम सी रहने वाली आयशा बहुत ज्यादा भावुक हो गई। वो अपने इमोशंस को और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाई। बुआ बुआ, मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है। काश मेरी मम्मी मेरे पास होती, मैं अपने दिल की हर बात बिना डरे उनसे कह पाती। ये कहते हुए आयशा बुआ को गले लगाकर रोने लगी। क्या हुआ? कुछ कहो तो सही। क्या तुम्हें अपनी बुआ से वो लाड प्यार नहीं मिला? क्या तुम मुझे अपनी माँ नहीं समझती? आज अचानक हमारी बिटिया को बुआ के होते हुए माँ की कमी कैसे महसूस होने लगी? रोना बंद करो और अपनी बुआ से कहो क्या बात है। आयशा की बुआ ने उसके आंसू पोंछते हुए उससे कहा। सिसकियां लेते हुए आयशा ने कहा, बुआ बुआ, दरअसल बात ऐसी है कि मैंने आपसे एक बहुत बड़ी बात छुपाई है। वो एक लड़का है, उसका नाम अरमान है। वो मेरे कॉलेज में पढ़ता है। वो बहुत अच्छा लड़का है। इतना कहकर आयशा रुक गई। तो क्या हुआ? उस लड़के का क्या? तुम ठीक से बताओ तो क्या हुआ? आयशा की बुआ ने उससे पूछा। दरअसल वो बात ऐसी है कि मैं उससे नहीं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं।
मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकूंगी। थोड़ा हिचकिचाने के बाद आयशा ने अपनी बुआ से कहा, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम और एक मानव से प्यार, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे पिता को अगर ये बात पता चली तो तुम जानती हो क्या होगा? उसकी बुआ ने हैरान होते हुए पूछा। क्यों बुआ, मैं भी तो एक लड़की हूं, मेरी भी तो कुछ इच्छाएं हैं। बचपन से आप लोग जैसा बोलते आए हैं हमेशा मैं वैसा ही करते आई हूं, लेकिन आज मुझसे गलती हो गई। मैंने सच में क्या कोई बहुत बड़ी भूल कर दी है जो आप भी मुझ पर इस तरह से गुस्सा हो रही हो? आयशा ने धीमी आवाज में रोते हुए अपनी बुआ से पूछा। दरअसल इसमें गलती हमसे ही हो गई। हमने ही तो तुम्हें कभी तुम्हारी असली पहचान बताई ही नहीं। अगर बता दी होती तो शायद ऐसा नहीं हुआ होता। बुआ ने आयशा से कहा। कैसी सच्चाई बुआ? आयशा ने पूछा। आज से लगभग 20 साल पहले की बात है। काल के वंश के राजा यानी तुम्हारे पिता कालराज पिता बनने वाले थे। तुम उस वक्त अपनी मां के गर्भ में ही थी। सिर्फ तुम्हें किसी भी खतरे से बचाने के लिए भैया ने एक निर्णय लिया कि हमारे समुदाय का कोई भी राक्षस लंबे वक्त तक किसी भी इंसान का खून नहीं पिएगा। हमारे कुल के सभी लोग छुपते छुपाते जीवन यापन करने लगे। लेकिन न जाने कैसे कुछ इंसानों ने देवताओं को प्रसन्न करके हम लोगों के बारे में पता लगाकर हमारे अस्तित्व की जानकारी देवताओं को दे दी। फिर देवताओं ने अपनी सेना के साथ हमारे समुदाय पर हमला कर दिया। देवताओं ने सिर्फ काल के योद्धाओं को नहीं बल्कि परिवार के बच्चों और महिलाओं को भी मौत के घाट उतार दिया। सैकड़ों काल के योद्धा मारे गए। युद्ध के बीच तुम्हारी मां भी बुरी तरह घायल हो गई। उनकी उस वक्त अवस्था ऐसी थी कि वो किसी भी वक्त बच्चे को जन्म दे सकती थी। इससे पहले कि वो तुम्हें जन्म दे पाती उनकी मृत्यु हो गई। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था तुम्हारे पिता कालराज को यह सूचना किस तरह से दी जाए। जब उन्हें इस बात का समाचार मिला तो उनके क्रोध की कोई सीमा न रही। लेकिन उन्हें तुम्हारी मां की कोख में पल रहे अपने वंश के बीच की अपने से भी ज्यादा चिंता थी और उन्होंने तुम्हारी मां का पेट चीर कर तुम्हें जीवित बाहर निकाल लिया। आयशा कान लगाकर बिना सवाल किए अपनी बुआ की बात सुन रही थी और बुआ ने आगे कहा। 20 साल पहले मानवों ने जो अपराध किया था उसके बाद तुम्हारे पिता का मानवों को लेकर क्रोध चरम पर पहुंच गया है। हम आज भी रात के अंधेरे में बाहर इसलिए नहीं निकलते क्योंकि देवताओं ने कुछ इंसानों को अनोखी दैवीय शक्तियां दे रखी है। वे वेश बदलकर हम लोगों के बारे में देवताओं को सूचित करते रहते हैं। अब ध्यान से सुनो, तुम किसी भी इंसान से प्यार ही नहीं कर सकती हो। हम इंसानों से प्यार नहीं करते बल्कि हम उनका शिकार करते हैं। तुम्हारे पिता जो अब तक देवताओं से भी पराजित नहीं हो सके, उनकी भी मृत्यु एक इंसान के हाथों ही होनी है। एक ऐसा इंसान जिसके शरीर पर एक विशेष दैवीय चिन्ह बना होगा। हम सभी को भी उसी की तलाश है। तुम इस बात को हमेशा याद रखना कि तुम कोई मामूली लड़की नहीं हो बल्कि काल के वंश की एक राक्षसी हो। एक राक्षसी। इतना कहकर आयशा की बुआ चुप हो गई। आयशा ने अभी अभी जो बात सुनी थी उसके बाद उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती उसकी बुआ ने उसे आगे एक और बात बताई। अभी के अभी तुम्हें अरमान को फोन करके ये कहना होगा कि तुम आज के बाद उससे कभी भी नहीं मिलोगी। मेरी बात मानो, तुम्हारा और इस मानव का मिलन कभी नहीं हो पाएगा। क्या? एक राक्षसी? बुआ आप ये क्या कह रही हो? आयशा ने हैरान होते हुए पूछा। हाँ, तुम एक राक्षसी हो और तुम्हारे पिता राक्षसों के कालकीय वंश के राजा है। यही कारण है कि हम तुम्हें हमेशा से इंसानों से दूर रखा करते थे और तुम्हें रात में कभी भी बाहर नहीं निकलने दिया करते थे। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम उस लड़के को आज के आज, अभी के अभी भूल जाओ। धरती और आसमान का भी भला कभी मिलन हुआ करता है। तुम जो भी सोच रही हो
वैसा कभी नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे पिता को इस बारे में पता चल गया तो न जाने क्या होगा, आयशा से उसकी बुआ ने कहा। अभी बुआ ने इतनी बात कही ही थी कि अचानक दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और एक आवाज आई, अरे भाई क्या हुआ? और कौन किसे क्या पता चलने की बात कर रहा है? तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो? भारी भरकम आवाज में दरवाजे के पास खड़े 6 फीट लंबे और मजबूत कदकाठी वाले एक शख्स ने आयशा की बुआ से पूछा। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि दानवराज और आयशा के पिता कालराज थे। अगर आयशा की बुआ ने अरमान और उसके प्रेम के बारे में उसके पिता को बता दिया तो वक्त से पहले ही कयामत आ जाएगी। वो भैया कुछ नहीं भैया, हकलाते हुए आयशा की बुआ ने अभी इतना ही कहा था कि उनकी बात काटते हुए आयशा ने बात को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं। मैं बुआ से कह रही थी कि मुझे कॉलेज में एक सिंगिंग ग्रुप में पार्टिसिपेट करने का चांस मिला है, लेकिन बुआ मुझे मना कर रही थी। मुझसे कह रही थी कि अगर ये बात तुम्हारे पिता को पता चल गई तो। घबराते हुए आयशा ने अपने पिता को जवाब दिया। हालांकि आयशा के चेहरे की घबराहट उसके पिता से छुपी नहीं थी, लेकिन जिस तरह से उसने अपनी बात कही थी उसके बाद उसके पिता ने उसे उस बारे में और कुछ नहीं कहा। खैर जो भी हो, लेकिन मैं तुम्हें यही बताने वाला था कि अब तुम 20 साल की हो चुकी हो। मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन की सच्चाई और उद्देश्य बताना चाहता हूं। ध्यान से सुनो, गंभीर स्वर में आयशा के पिता ने कहा। हाँ पापा, कहिए, मैं ध्यान से सुन रही हूं, आयशा ने जवाब दिया। ना तो हम सामान्य इंसान हैं और ना ही तुम कोई आम लड़की। हम लोग कालकीय कुल में उत्पन्न राक्षस हैं और हमारा उद्देश्य मानव और देवताओं का अंत करके पृथ्वी और ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करना है। तुम्हें अब कॉलेज जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब वो समय आ चुका है जब तुम्हें दानव कुल की बागडोर संभालनी है। तुम कालकेय वंश की उत्तराधिकारी हो। जल्द ही तुम दानवों की महारानी बन जाओगी। उम्मीद करता हूं तुम्हारी बुआ तुम्हें हमारे कुल की मर्यादा और परंपरा अच्छे से समझा देगी। इतना कहकर आयशा के पिता वहां से चले गए। बेटी आयशा, तुम्हारे पिता ने जो कुछ कहा सच वही है। तुम्हें तुरंत अरमान को फोन करके उससे हमेशा के लिए अपने संबंध तोड़ लेने होंगे। अगर उसने तुमसे मिलने की गलती की तो उसकी मृत्यु का कारण सिर्फ और सिर्फ तुम ही होगी। जल्दी करो, आयशा की बुआ ने कहा। रोते रोते आयशा ने अरमान का नंबर डायल किया। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी नेटवर्क कवरेज एरिया के बाहर है। बुआ, उसका फोन कवरेज एरिया में नहीं है, आयशा ने कहा। क्या तुम्हारे पास उसके घर का पता है? अगर है तो वो मुझे अभी के अभी दो। मैं खुद वहां जाऊंगी और उसे तुमसे दूर रहने का कहकर आऊंगी। बस यही तरीका है उसकी जान बचाने का, आयशा की बुआ ने कहा। लेकिन रात बहुत हो चुकी है और आपने ही तो कहा था कि रात के वक्त हम लोगों पर देवता कभी भी प्रहार कर सकते हैं। आपकी जान को खतरा हो सकता है, आयशा ने अपनी बुआ से कहा। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी हो मैं उससे निपट लूंगी। तुम बस मुझे लिख कर दो, बुआ ने कहा। आयशा ने अपनी बुआ के मोबाइल पर अरमान के घर की लोकेशन सेंड की। वो मोबाइल फोन लेकर अरमान के घर के लिए निकल गई। रात के लगभग 12:30 बज रहे थे और औली की वादियों में सभी तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। घर से निकलकर लगभग 17 मिनट चलने के बाद अचानक एक बड़ा उल्लू आयशा की बुआ के सिर के ऊपर से उड़कर गुजरा। उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि वो कोई आम उल्लू नहीं बल्कि देवताओं का कोई दूत हो सकता था। जैसे तैसे अपने प्राण बचाकर वो अब उस अपार्टमेंट तक पहुंच चुकी थी जहां पर अरमान का घर था। उसके घर की लाइट्स अभी तक चल रही थी। इसका मतलब वो भी नहीं सोया था। इससे पहले कि वो अरमान के अपार्टमेंट तक पहुंच पाती, वहां अचानक एक धमाका हुआ और रोशनी के बीच से 3 दैवीय पहरेदार अचानक प्रकट हुए। काल के राक्षसी, आक्रमण! उनमें से एक पहरेदार ने कहा। उसके ऐसा कहते ही एक दूसरे पहरेदार के हाथों से एक चमकती हुई बिजली की रस्सी निकली और उसने आयशा की बुआ के गले को जकड़ लिया।
यहाँ आयशा की बुआ अपनी जान बचाने के लिए लड़ रही थी और दूसरी तरफ आयशा के पिता आयशा को उसके 21वें जन्मदिन पर कालकेय वंश की महारानी घोषित करने का प्रबंध कर रहे थे। तभी अचानक दो दानव दूत उसके पास दौड़कर पहुंचते हैं। कहो दूत, क्या समाचार है? तुम दोनों इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हो? कालकेय महाराज कालराज ने दूतों से सवाल किया। क्षमा कीजिएगा, किंतु महाराज आपकी बहन के प्राण अत्यधिक संकट में हैं। देवताओं ने उन्हें घेर लिया है और किसी भी समय उनके प्राण पखेरु उड़ सकते हैं। वो महामानव जिसके पास अपार दैवीय शक्ति है, वो भी देवताओं के साथ मिला हुआ है और वहीं उपस्थित है। घोर संकट महाराज, हमें शीघ्र हमारी सेना के साथ प्रस्थान करना चाहिए। दूतों में से एक दूत ने कहा। क्या कहा? हमारी बहन के प्राण संकट में? लेकिन वो इतनी रात्रि में बाहर निकली ही क्यों? तुरंत सेना की एक टुकड़ी तैयार की जाए और कूच करने का आदेश दिया जाए। हमारी पुत्री स्वयं नेतृत्व करेंगी, कालराज ने गंभीर स्वर में कहा। उधर आयशा की बुआ देवताओं और देवदूतों को कड़ी टक्कर दे रही थी। वहां होते शोर को देखकर अरमान खुद ब खुद निकलकर बाहर आ गया। हे दिव्य मानव, यही स्त्री तुम्हारी माता की मृत्यु का कारण है। इसका अंत करने में सिर्फ तुम ही सक्षम हो। शीघ्रता करो। एक देवदूत ने अरमान के सामने प्रकट होकर कहा। और इसी बीच महाराज आयशा के कक्ष में पहुंचे। हम नहीं जानते कि तुम्हारे और तुम्हारी बुआ के बीच क्या बातें हुई, लेकिन अब उनके प्राण संकट में हैं। अब वो समय आ चुका है जब तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना है। उस दिव्य मानव का अंत करके अपनी बुआ के प्राण बचाओ। कालकेय वंश की रक्षा करना अब तुम्हारा भी कर्तव्य है। तुम समुदाय की होने वाली महारानी हो। शीघ्रता करो। कालराज ने अपनी पुत्री आयशा से कहा। जैसे ही अपने पिता महाराज कालकेय की बात आयशा ने सुनी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन सोच विचार का वक्त खत्म हो चुका था। तुरंत वो सेना की टुकड़ी के साथ अरमान के घर की तरफ निकल पड़ी। अभी उसकी बुआ संघर्ष कर ही रही थी कि तभी अरमान के घर के पास बने गार्डन के एक स्ट्रीट लाइट के नीचे अरमान ने आयशा की आंखों के सामने एक दिव्य खड़क से उसकी बुआ का सिर धड़ से अलग कर दिया। आगे क्या मोड़ लेने वाली थी ये कहानी? क्या आयशा अपनी मां के समान बुआ की मृत्यु का प्रतिशोध लेगी? क्या उन दोनों प्रेमी प्रेमिका के बीच द्वंद्व युद्ध होगा? क्या सचमुच अरमान है वही दिव्य मानव जो कालराज की मृत्यु का कारण बन सकता है? आखिर इस दोराहे पर खड़ी आयशा किसे चुने, प्यार या परिवार? जानने के लिए सुनते रहिए फना।